डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य उत्तरदायित्व। राइट एंड ड्यूटी, अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति अधिकार धारण करता है उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। यही बात अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ पर भी लागू होती है। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत राज्यों के अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। राइट के साथ साथ राज्यों की ड्यूटी भी हैं, जिनका पालन करना अपरिहार्य है। राज्य को उसको करना ही करना है। यदि कोई राज्य दूसरे राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों की अनदेखी करता है अथवा ड्यूटीज का कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। कर्तव्यों का उल्लंघन जो है दो प्रकार से किया जाता है, बाई एक्ट या ओमिशन। इसके द्वारा जो है किया जा सकता है बाई एक्ट और ओमिशन। कृत्य द्वारा अथवा लोप द्वारा जो है कर्तव्यों का जो है उल्लंघन किया जा सकता है। ओपेनहाइम के अनुसार, अगर अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइम देखा जाए तो ओपेनहाइम कहते हैं कि राज्य का उत्तरदायित्व एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की तरह है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की तरह होता है। अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति राज्य का जो है विधिक उत्तरदायित्व होता है। इसी तरह स्टार्क राज्य उत्तरदायित्व के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम उन सिद्धांतों एवं परिस्थितियों से संबंधित है जिसमें उस राज्य की क्षतिपूर्ति करने का अधिकार जो है मिल जाता है, जिस राज्य ने क्षति कारित की है वह राज्य क्षतिपूर्ति भी देगा। यह स्टार्क का कहना है। फेनविक कहते हैं राज्य का यह गौण उत्तरदायित्व है कि वह दूसरे राज्य के साथ अपने मुख्य उत्तरदायित्व का उल्लंघन करे तो उसकी क्षतिपूर्ति करे और विदेशियों को उचित संरक्षण प्रदान करने यह राज्य का उत्तरदायित्व है। हम लोगों को अब यह देखना है काइंड्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व के प्रकार, ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डायरेक्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं और विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इनडायरेक्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। बहुत से पुस्तकों में ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, मूल उत्तरदायित्व बहुत से पुस्तकों में लिखा हुआ है डायरेक्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हमने दोनों शब्दों का वर्णन कर दिया आपके सामने। विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनडायरेक्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है। प्रातिनिधिक उत्तरदायित्व को परोक्ष या अप्रत्यक्ष राज्य उत्तरदायित्व के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग इसमें दोनों में अंतर देखते हैं, समझते हैं कि क्या ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राज्यों का मूल उत्तरदायित्व अपनी सरकारों के प्रति होता है, जबकि इनडायरेक्ट या विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी परोक्ष उत्तरदायित्व अपने नागरिकों तथा अभिकर्ताओं के प्रति होता है। जब किसी राज्य के नागरिक अपने कार्यों द्वारा अन्य राज्यों को किसी प्रकार की क्षति कारित करते हैं तब ऐसे कार्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। इसको विकेरियस लायबिलिटी कहा जाता है। इसे प्रातिनिधिक उत्तरदायित्व विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। ऐसी स्थिति का राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह दोषी व्यक्ति को समुचित दंड दें तथा उससे क्षतिपूर्ति के संदाय की भी अपेक्षा किया जाता है।
परोक्ष उत्तरदायित्व को हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझ जाते हैं। ए नामक राज्य में, ए एक राज्य है, वहाँ पर बी राज्य का दूतावास है। यह एक राज्य है और यह बी भी एक स्टेट है। इसका दूतावास जो है यहाँ पर है, ए नामक राज्य में है, यहाँ उपस्थित है। इसका नागरिक, ए का नागरिक इसके दूतावास में यहाँ विस्फोट कर देता है और इसका बी का दूतावास जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहाँ पर ए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह दोषी नागरिक को भी विधिक कार्रवाई करे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते, जान समझिए कि ए एक पाकिस्तान है, बी भारत है। भारत का दूतावास पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का नागरिक भारतीय दूतावास पर विस्फोट कर देता है। इस विस्फोट में जो इस दूतावास को क्षति हुई है वह पाकिस्तान उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, उसको देगा और उस अपने उस नागरिक को दंडित करेगा। यह एक केस है एक्स पार्टी पेट्रॉफ केस 1971 का, उसमें भी आप देख सकते हैं। ओपेनहाइम की अगर हम बात करें तो ओपेनहाइम ने उत्तरदायित्व को दो प्रकार बताया, दोनों प्रकारों का जिक्र किया ओपेनहाइम ने। जो यहाँ पर ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैंने बात की आपसे। राज्य का उत्तरदायित्व दो प्रकार से हो सकता है ओपेनहाइम में। राज्य के स्वयं के कार्यों के द्वारा अथवा अपने नागरिकों अभिकर्ताओं के कार्यों के द्वारा, जब राज्य की सरकार द्वारा या सरकार के समादेश या उसके प्राधिकार से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता का उल्लंघन होता है, तब ऐसे कार्य को राज्य का कार्य माना जाता है और उसके लिए राज्य उत्तरदायित्व होता है। इसे राज्य का मूल अथवा प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। कुछ उत्तरदायित्व ऐसे होते हैं जिनका उद्भव राज्य के नागरिकों तथा अभिकर्ताओं के कार्यों से होता है। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप उन राज्यों को क्षतिकारी होते हैं, इसके लिए भी राज्य क्षति के लिए उत्तरदायित्व होता है। ऐसे उत्तरदायित्व को प्रतिनिधिक विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी या परोक्ष उत्तरदायित्व कहा जाता है। अगर हम सरल शब्दों में सूक्ष्म बात करें तो मूल उत्तरदायित्व राज्य अपने द्वारा प्राधिकृत किए गए कार्यों के प्रति होता है, जबकि इनडायरेक्ट परोक्ष या प्रतिनिधिक दायित्व अपने नागरिकों तथा अभिकर्ताओं के कार्यों से के प्रति होता है। अब हम लोग ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। इसके हम देखते हैं कि यह क्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स, अधिशासित और प्रशासनिक अंग। मैंने आपको जब स्टेट सक्सेशन राज्य उत्तराधिकार में आपको बता रहा था, उसी समय मैंने आपको स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी चर्चा किया था और वहाँ बताया था कि राज्य उत्तरदायित्व तो राज्य का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। अगर आपको याद होगा तो उसमें यह जो है मैं बताया भी था जो है, लेकिन आपको फिर मैं चूँकि सिलेबस नया होने की वजह से मैं दिया हूँ तो फिर इसको मैं दोहरा दे रहा हूँ। तो पहले हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन इसमें शामिल होता है। उस ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होंगे, क्या होगा स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट अध्ययन करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, अधिशासी तथा प्रशासनिक अंग। राज्य की प्रमुख या सरकार के प्रमुख द्वारा समादेशित या प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से जब अन्य राज्य क्षति कारित करता है, तब राज्य उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है और ऐसे कार्यों को जो है अंतर्राष्ट्रीय रैंक कहा जाता है। और इस प्रकार के इंटरनेशनल रैंक को सेकेंडरी या अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा कारित किया जाता है
और इसे अधिशासी तथा प्रशासनिक अंग द्वारा कार्य या कार्य का लोप कहा जाता है और राज्य इसके लिए उत्तरदायी होता है। अब आते हैं एक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक इनवॉइस, राजनयिक दूतों के कार्य। एक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक इनवॉइस कहते राजनीतिक दूत जो होते हैं उसमें राज्य के तो उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। आप जानते ही हैं कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं, जो इनको राजनीतिक उन्मुक्तियां प्राप्त होती है, इम्यूनिटी प्राप्त होती है, वह जहाँ भी भेज जाते हैं उस राज्य की अधिकारिता से वह मुक्त होते हैं और राज्य उन पर क्षतिपूर्ति के लिए जो है कार्यों के लिए उत्तरदायित्व हो जाता है, जो उनके द्वारा अपने गृह राज्य के कमांड समादेश पर या प्राधिकार से किए जाते हैं। ऐसे क्षतिपूर्ति के लिए राजनयिक अभिताओं को, डिप्लोमेटिक एजेंट को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता, वह व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं होते हैं। इसी तरह एक्ट ऑफ मिलिट्री नवल फोर्सेस, स्थल सेना तथा नौसेना के कार्य। एक्ट ऑफ मिलिट्री एंड नवल फोर्सेस, इसमें भी राज्य स्थल सेना और नौसेना के क्षतिपूर्ति कार्यों के लिए उत्तरदायी राज्य होता है। कार्य को राज्य द्वारा समादेशित या प्राधिकृत माना जाता है, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से वह सैन्य फोर्स जो है उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि वह राज्य के समादेश में कार्य करती हैं। इसी तरह आते हैं एक्ट्स ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका के कार्य। राष्ट्रीय विधि का एक मूलभूत भी सिद्धांत भी है अगर कि न्यायपालिका जो है होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन क्या यह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से असंगत है या संगत है? यदि न्यायालय कोई ऐसा निर्णय देता है जो राज्य की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता के जो है प्रतिकूल है, तो राज्य उत्तरदायी होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई इस तरह का निर्णय देता है तो उदाहरण के लिए हम उदाहरण दें, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िगत विधि द्वारा राजदूत के लिए सुनिश्चित जो है उन्मुक्तियों को नामंजूर करने वाला कोई डिसीजन जिसमें न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा कोई मान्य राज्य क्षेत्र अधिकारिता की सीमाओं का उल्लंघन करता है, ऐसा विनिश्चय जहां कोई फ्यूजिटिव ऑफेंडर, फरार अपराधी, भगौड़ा से प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान के प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है, ऐसे मामले में राज्य उत्तरदायी होगा। जैसे यह है कि जितने भी भगौड़े हैं, जितने भी फ्यूजिटिव ऑफेंडर हैं, जितने भगौड़े हैं, जितने भी फरारी हैं, उनका समर्पण होना चाहिए, एक्स्ट्रेडिशन लॉ लागू होना चाहिए। लेकिन कोई कोर्ट जो है इसके प्रतिकूल व्यवहार कर रही है तो उसके लिए जो है राज्य जिम्मेदार होगा। कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ फेडरल स्टेट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ फेडरल स्टेट, संघ राज्यों की संगठक इकाई। अंतर्राष्ट्रीय विधि में इंटरनेशनल लॉ समान रूप से यह स्वीकृत सिद्धांत है कि संघ राज्य जो है अपनी संगठक इकाइयों के दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। संघ राज्य का यह कथन भी है कि अपने उत्तरदायित्व से वह कभी भी बच नहीं सकता और उसकी जितनी भी इकाइयाँ हैं उसके नियंत्रण संवैधानिक शक्ति पर्याप्त नहीं है। लेकिन यदि संघ का सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अंश धारण करता है तो सदस्य राज्य संघ राज्य की समानता अपने आचरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से उन कार्यों क्षेत्र के अंतर्गत पृथक्करण होगा और इसके लिए जो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। और ऐसे मामले में यदि सदस्य राज्य संघ के नियंत्रण निर्देशन के अधीन अगर बन गया है तो संघ राज्य सदस्य के आचरण के लिए वो जो है वह उत्तरदायी होगा। कोई भी संघ राज्य सदस्य कोई भी आचरण करता है तो उसके लिए वह राज्य उससे बच नहीं सकता, वो फेडरल स्टेट उससे बच नहीं सकता, और उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। अब हम लोग देखते हैं विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनडायरेक्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जैसे आपको बताया था कि राज्य का उत्तरदायित्व अपने नागरिकों तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत रहने वाले विदेशी नागरिकों के ऐसे कार्यों से रोकना है जो अन्य राज्यों को क्षतिकारित करें। उनको ऐसा न करें कि वो किसी अन्य राज्य को क्षतिकारित करें। लेकिन यदि कोई ऐसा दोषपूर्ण कार्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है तो राज्य उनके लिए उत्तरदायी होगा। इसी में हम लोग देखते हैं, पहला है मॉब वायलेंस, सामूहिक हिंसा।
राज्य व्यक्तियों के समूह द्वारा या भीड़ द्वारा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी होता है। सामूहिक हिंसा के लिए राज्य का उत्तरदायित्व होता है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है। यह दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। फर्स्ट, राज्य उस स्थिति में उत्तरदायी होगा यदि युक्त पूर्ण सावधानी बरतने में, रीजनेबल प्रिकॉशन लेने में, प्रिवेंटिव एक्शन लेने में उसने उपेक्षा किया है तो सामूहिक हिंसा द्वारा विदेशी या सार्वजनिक व्यक्तिगत संपत्ति को क्षति कर की जाती है, उसके लिए राज्य उत्तरदायी होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो राज्य का उत्तरदायित्व वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ राज्य सामूहिक हिंसा को रोकने के लिए सम्यक जो है अपने चेतना का प्रयोग, चेतना का प्रयोग नहीं करता। और यही जो है मॉब वायलेंस के बारे में बताया गया है। राज्य को प्रयास करना चाहिए कि वो उसको रोके और हिंसा न हो। अगर ऐसा होता है तो राज्य स्वयं जिम्मेदार होगा। जहाँ तक ड्यू डिलिजेंस का बात है, सम्यक संचेतना का अपनाने की बात विफलता साबित नहीं होता, वहाँ राज्य उत्तरदायित्व नहीं होगा। अब वायलेंस इन इंसर्जेंसी, विद्रोह तथा गृह युद्ध में हिंसा अगर हो गई, इंसर्जेंसी हो गई या सिविल वार हो गया, वायलेंस इन इंसर्जेंसी एंड सिविल वार। अगर गृह युद्ध हो गया या इंसर्जेंसी हो गई, राज्य गृह संघर्ष के परिणाम स्वरूप अन्य देशों जो एलियंस हैं उनको क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। यह सिद्धांत भी इस धारणा पर आधारित है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ड्यू डिलिजेंस, सम्यक संचेतना द्वारा अपने राज्य क्षेत्र पर क्रांतिकारी हिंसा पूर्ण कार्यों को न होने दे। इस प्रकार विद्रोहियों तथा दंगाइयों को कार्यों के लिए राज्य उत्तरदायित्व उसी प्रकार है जैसे निजी व्यक्तियों के कार्यों के लिए राज्य उत्तरदायित्व होता है। अब हम देखते हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ कॉरपोरेशन। निगमों के कार्यों के लिए राज्य का उत्तरदायित्व। विधिक व्यक्ति जैसे कॉरपोरेशन, निगम व्यक्तियों की तरह उस राज्य की राष्ट्रीयता धारण करते हैं जो उन्हें प्रदान किया जाता है। इस प्रकार राज्य निगमों के दोषपूर्ण कार्य के लिए उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर जो है उत्तरदायित्व होते हैं। और मुख्यालय एक ही राज्य में होता है तो जिसके अधिकतर अंशधारक उसी राज्य के राष्ट्रीय होते हैं। इस संबंध में एक, हालांकि ये केस तो पर्यावरण से संबंधित है, जब आप इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ेंगे, ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन, यह कनाडा की कंपनी ने कोलंबिया नदी पर ऐसे स्थान पर लीड, सीसा तथा जस्ता का पिघलाना का कार्य जो किया जो दो देशों के बीच सीमा से लगभग 10 मील दूर कनाडा राज्य में था। कंपनी द्वारा जो है 1920 में उत्पादन में वृद्धि की गई और 1930 तक 300 टन सल्फर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की काफ़ी मात्रा शामिल थी, कि प्रतिदिन उत्सर्जित किया जाने लगा। कुछ धुआं कोलंबिया नदी घाटी पर तथा संयुक्त राज्य तक जा रहा था, जो वाशिंगटन राज्य में भूमि की व्यापक क्षति पहुंच रहा था। दोनों देशों के बीच वार्ता के बाद कनाडा इस बात से सहमत हुआ कि मामले को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त आयोग जो इंटरनेशनल ज्वाइंट कमीशन को सौंप दिया जाए, जो सीमा जल संधि 1909 के 1909 के बाउंड्री वाटर ट्रीटीज दोनों देशों पर गठित किया जाए। आयोग की रिपोर्ट आती है 1931 में और इसमें जो है $3,50,000 जो है प्रतिकर धनराशि निर्धारित किया गया। कनाडा ने दायित्व के प्रश्न को विवादास्पद नहीं करवाया और वह धनराशि अदा करने के लिए सहमत हो गया, किंतु जो है उसे ट्रेल में पिघलाने का कार्य जारी रखा और 1931 में क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान किया जाना था के प्रश्न को उठाया गया। इस पर माध्यस्थम को जो है निर्दिष्ट किया गया। अधिकरण ने यह पाया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत तथा संयुक्त राष्ट्र की विधि के अधीन किसी राज्य को अपने राज्य क्षेत्र का इस प्रकार प्रयोग करना या प्रयोग करने की अनुमति देने की अधिकारिता नहीं है कि वह दूसरे राज्य में स्थित
संपत्ति या व्यक्तियों को क्षतिकारित करे जब इसके गंभीर परिणाम हो, अक्षति अस्पष्टता युक्तियुक्ता की तरह साबित हो। मामलों की परिस्थितियों पर विचारण करने के बाद अधिकरण ने निर्णय दिया कि कनाडा ट्रेल में पिघलाने की कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में उत्तरदायी है और अभिकरण ने 1938 से 1930 तक और 1937 के बीच की गई क्षति के संबंध में $78,000 के अंशतः दावे को स्वीकार किया। कंपनी की राष्ट्रीयता की पहचान वहाँ कठिन हो जाती है जहाँ कंपनी एक राज्य में निगमित होती है किंतु अधिकतर अंशधारक अन्य राज्यों को थे। कंपनी दूसरे राज्य में कारोबार करती है। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित डिसीजन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा बार्सिलोना टेक्सन सेकेंड फेज में भी किया जा सकता है। एक केस है महत्वपूर्ण, उसमें देख सकते हैं। इसमें केस के मैं बता दूं आपको, ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन केस, ये पर्यावरण की पहली केस है और एक केस आया, इसको पर्यावरण के पहला केस माना जाता है। और इसमें एक सीमा का एक राज्य द्वारा सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है जिससे दूसरे राज्य को नुकसान पहुंचाता है। वहाँ यह स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। तो ये आपको दोनों के लिए हो गया, एक तो पर्यावरण के लिए और एक राज्य उत्तरदायित्व के लिए ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन केस है। अब एक और हम लोग अध्ययन करते हैं इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपचार। कभी कभी पूछ देता है आपसे कि इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी है क्या? अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण, इंटरनेशनल रॉन्ग कार्य, इंटरनेशनल रॉन्ग कार्य, अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध नहीं है, वह अंतर्राष्ट्रीय अपचार है। ओपनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्येक दायित्व का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय अपचार कहलाता है, इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी कहलाता है। और पीड़ित राज्य ऐसे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है किंतु क्षतिपूर्ण का समाधान से संबंधित उत्तरदायित्व बलपूर्वक प्रतिकार या युद्ध से उत्पन्न उत्तरदायित्व इसके अपवाद हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपचार का दोषी पूर्ण प्रभु संपन्न या अर्ध प्रभु संपन्न कोई भी राज्य हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के अधिकांश वाद जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में आते हैं वे राज्यों द्वारा किए गए अपचार से संबंधित होते हैं। अपचार डेलिक्वेंसी से यहाँ जो तात्पर्य है, जो अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन कर्तव्य के उस उल्लंघन से जो पूर्णतः संविधात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन कहते हैं। जो एग्रीमेंट होता है, जो संविदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके उल्लंघन भंग नहीं है। इस संबंधित अधिकांश बात नागरिकों के विदेश जाने पर उनके साथ हुए अपचार से संबंधित होते हैं। इसी में एक थियरी हम लोग देखते हैं, थियरी ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी। थियरी ऑफ इम्प्यूटेबिलिटी हम लोग देखते हैं, राज्य अपने कार्यों या कार्य के लोपों के लिए दायी होता है। ये मैं आपको पहले ही बता दिया था कि राज्य अपने कार्यों या कार्य लोपों के लिए दायी होता है। इस संदर्भ में राज्य अपने गवर्नमेंट एपरेटस शासकीय तंत्र से पहचाना जाता है, न कि संपूर्ण जनसंख्या से। यदि पुलिस द्वारा एक विदेशी को पीटा जाता है तो उसके लिए राज्य दायित्व होगा, परंतु यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी विदेशी को पीटता है तो इसके लिए राज्य दायी नहीं है। एक राज्य के शासकीय तंत्र के अंतर्गत उसकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित है। इसके अंतर्गत स्थानीय तथा केंद्रीय प्राधिकारी शामिल हैं। स्टार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपचार इंटरनेशनल डेलिक्वेंसी के संदर्भ में जो यह अभ्यारोपण की धारणा लागू किए जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विषय में स्पष्ट करने में सहायता मिली और इस सिद्धांत के उचित ढांचा प्रदान मिलता है। उदाहरण के लिए राज्य ए का अभिकरण राज्य बी के एक नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करके क्षति पहुंचाता है तो तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं राज्य स्टेट ए स्टेट बी के प्रति के कार्रवाई क्षति के लिए जिम्मेदार होगा। इसका यह अर्थ हुआ, तात्पर्य हुआ
कि राज्य एक ही अंग या प्राधिकारी ने अपचार कारित किया है और अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन का आचरण उक्त अंग या प्राधिकारी से राज्य को अविरोध माना जाएगा। अतः यह जो है थियरी ऑफ इम्पटिबिलिटी, अभ्यर्पण विधि के उल्लंघन का आचरण उक्त भंग प्राधिकारी से राज्य को अभ्यारोपित माना जाएगा और यही अभ्यारोपण एक बौद्धिक कार्रवाई का परिणाम है जो राज्य के अंग या प्राधिकारी द्वारा किया नहीं अपितु राज्य स्वयं द्वारा कार्य समझा जाएगा। इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो राज्य के अंग या अधिकारी के आचरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन होगा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार उल्लंघन राज्य को अव्यवहित करता है। एक केस है यऊ मैन्स क्लेम एक इसका अच्छा उदाहरण है। इस बाद में आप देखेंगे मैक्सिको के ने एक लेफ्टिनेंट के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी अमेरिकियों की उत्तेजित भीड़ से रक्षा के लिए भेजी, परंतु इस सैनिक टुकड़ी ने अमेरिकियों की रक्षा के बजाय उनके ऊपर गोली चला दी। मैक्सिको को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि सेना के अधिकारी के कमान में एक संगठित सैन्य टुकड़ी के रूप में कार्य कर रही थी, किंतु यह सैन्य टुकड़ी कार्यमुक्त ऑफ ड्यूटी होती तो उसका कार्य कदाचित प्राइवेट व्यक्ति का कार्य समझा जाता। इसी तरह मैं आपको बताया था एक्ट ऑफ मॉब वायलेंस, उत्तेजित भीड़ के हिंसात्मक कार्य। मैं पिछले भी उसका उदाहरण दे दिया हूँ। उत्तेजित भीड़ द्वारा जो है अगर कोई हिंसा, सामूहिक या जन हिंसा के परिणाम स्वरूप विदेशी या सार्वजनिक व्यक्ति की संपत्ति को क्षति कारित करने के संबंध में राज्य का उत्तरदायित्व वहां उत्पन्न होता है जहां उत्तेजित भीड़ के हिंसात्मक कार्य को रोकने के लिए सम्यक तत्परता ड्यू डिलिजेंस का प्रयास न किया हो, वहां राज्य उत्तरदायी होगा। ये जो है इसी को कहा जाता है, इन दोनों बातों को कहा जाता है थियरी या इम्पुटेबिलिटी, अभ्यारोपण का सिद्धांत कि अगर ऐसा हुआ, कार्यारोप हुआ है तो राज्य के ऊपर अभ्यारोपित किया जाएगा, राज्य को जिम्मेदार जो बनाया जाएगा। जो पिछले भी उदाहरण दिया उसी उदाहरण को थियरी ऑफ इम्पुटेबिलिटी में या भी बताया आप जोड़ सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे नेक्स्ट काल्वो डॉक्ट्रिन। काल्वो सिद्धांत, यह सिद्धांत जो है अर्जेंटीना के अंतर्राष्ट्रीय विजेता सी काल्वो के नाम से संबद्ध है। यह सिद्धांत 1868 में प्रतिपादित किया गया था। काल्वो सिद्धांत 1868 में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार गृह युद्ध हो, विद्रोह के परिणाम स्वरूप विदेशियों के पहुंची क्षति के लिए राज्य को जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि दायित्व स्वीकार लेने का अर्थ दुर्बल राज्यों की स्वतंत्रता में शक्तिशाली राज्य के हस्तक्षेप के अधीन करना होगा। यह ऐसी स्वीकृत नहीं है। नागरिकों तथा विदेशियों के मध्य अधिकारों में एक अनुचित असमानता की स्थापना कर देगा। 19वीं शताब्दी में के अंत तक हम देखेंगे लैटिन अमेरिकी राज्यों काल्वो क्लाज व्यक्तियों या प्राइवेट विदेशी कंपनियों के साथ की गई संविधाओं में बाध्यकारी हो गया। मैक्सिको में काल्वो खंड को संविधान के आर्टिकल 27 में आप देखेंगे इसको सम्मिलित कर दिया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन एवं कुछ राज्य इस सिद्धांत को स्वीकार तो करते हैं किंतु शर्तों के साथ। और एक शर्त यह है कि राज्य ने अगर ऐसे विद्रोह या विप्लव को दबाने में राज्य उपेक्षा करता है अथवा उसकी ओर से सम्यक तत्परता का अभाव प्रतीत होता है तो अन्य देशियों को पहुंची क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। इस सिद्धांत में भी बहुत कुछ नहीं, वही है कि अगर राज्य ने अगर सम्यक स्थिरता नहीं बरती है तो राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन सी काल्वो ने इस सिद्धांत को जो दिया, इस सिद्धांत जो महत्वपूर्ण है कि गृह युद्ध हो, विद्रोह के परिणाम स्वरूप अगर विदेशियों को क्षति पहुंचने के लिए राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, यह शब्द कहा और कहा कि इससे जो है बड़े राज्य या सक्षम राज्य छोटे राज्यों को, दुर्बल राज्यों को स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हैं। लेकिन बाद में बहुत से राज्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उस राज्य ने
रोकने के लिए सम्यक सतर्कता बरता है तो उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अगर सम्यक सतर्कता नहीं बरता है तो राज्य जिम्मेदार होगा, क्योंकि अगर ऐसा छोड़ दिया जाए तो उप विदेशियों के साथ और वहाँ के नागरिकों के साथ भेदभाव होगा और किसी भी विदेशी के साथ कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी। 19वीं शताब्दी तक यदि कोई राज्य अपने क्षेत्र में स्थित विदेशी नागरिकों की संपत्ति पर स्वामित्व हरण करता था तो उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन माना जाता था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण, लोक व्यवस्था एवं लोक प्रयोजन, पब्लिक पर्पज तथा विभिन्न उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप स्थिति में जो है अब परिवर्तन हो गया है। अब इस प्रकार के उल्लंघन अथवा कार्य को अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध मानना कठिन बना दिया है और राष्ट्रीय नीति के अनुसार लोक उपयोगिता के लिए बिना भेदभाव के विदेशी संपत्ति का स्वामित्व हरण अवैध नहीं है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है। अगर अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो विदेशी संपत्ति पर स्वामित्व हरण तभी वैध हो सकता है कि जबकि यह लोक प्रयोजन या लोक हित के लिए हुआ हो, जब इसमें विदेशियों के साथ भेदभाव न हो और इसके साथ ही इसमें कोई अन्य अनियमितता न हो। स्वामित्व हरण और लोक प्रयोजन के लिए भी वहाँ इसके लिए संपत्ति के संपूर्ण मूल्य के बराबर प्रतिकर, जैसा कि प्रायः व्यक्ति के तत्व पर पर्याप्त तथा प्रभावी प्रतिकर, प्रॉम्प्ट, एडुकेट एंड इफेक्टिव कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। यह नॉर्वेजियन शिप केस में यह कहा गया कि लोक प्रयोजन भी वहाँ पर के संपत्ति को अगर संपत्ति का स्वामित्व हरण किया जा रहा है तो यहाँ स्वामित्व हरण से जो मतलब होगा, तात्पर्य होगा कि वह प्रॉम्प्ट होना, एडिक्यूट हो और इफेक्टिव कंपनसेशन होना चाहिए। तत्पर, पर्याप्त तथा प्रभावी प्रतिकर दिया जाना चाहिए। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रीटी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जहां तक संधियों से संबंधित उल्लंघन का संबंध है, जो राज्य इसे कारित करता है वह उस राज्य के प्रति उत्तरदायित्व है कि जिस उल्लंघन के कारण क्षति हुई है, तो वह इस बात पर निर्भर करेगा कि संधि के वास्तविक निबंधन टर्म्स क्या हैं जिसका उल्लंघन हुआ है। ऐसी दशा में प्रायः शुद्ध रूप से संधि में प्रयोग किए गए शब्दों का इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। इसमें केस है कोरजो फैक्ट्री क्षतिपूर्तिवाद। कोरजो फैक्ट्री CHROZOW कोरजो फैक्ट्री इंडेमनिटी केस। कोरजो फैक्ट्री क्षतिपूर्तिवाद में अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने परमानेंट कोर्ट इंटरनेशनल लॉ ने यह नियम प्रतिपादित किया कि उल्लंघन करने वाले राज्य प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी हैं। न्यायालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह सिद्धांत है कि दोषी राज्य प्रभावित राज्य के द्वारा क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिकर दे, और यहाँ इस बात का भी ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई तीसरा राज्य किसी अन्य राज्य को संधि का उल्लंघन करने में सहायता करता है या प्रेरित करता है या दबाव डालता है तो स्वयं दोषपूर्ण कार्य करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व उत्पन्न होता है उस राज्य पर भी। अब आइए हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राज्य उत्तरदायित्व के क्या परिणाम होंगे। जहां कोई राज्य अन्य राज्यों को क्षति कारित करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के भंग के लिए आवश्यक उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ता है। क्षतिपूर्ति द्वारा किया जाता है। यहाँ क्षतिपूर्ति समान शब्द है और राज्य ऐसे उत्तरदायित्व से मुक्त होने के लिए विभिन्न तरीकों को शामिल करता है।
जिसे समान रूप से हम 3 तरीकों से देख सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापना। प्रत्यास्थापना से तात्पर्य है जो है वस्तु के रूप को उस स्थिति को पुनर्स्थापित करने से जो विद्यमान होती यदि दोषपूर्ण कार्य या लोप नहीं किया जाता। अगर कोई वस्तु है जिसको नुकसान पहुंचा दिया गया है तो उस नुकसान को वह वैसे ही बना देगा, वैसे ही कर देगा अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो। सेकेंड है इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। प्रतिकर के रूप में क्षतिपूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि का सिद्धांत माना गया है। प्रायः क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाती है जबकि प्रतिकर सामान्यतः प्रस्थापना असंभव होता है। क्षतिपूर्ति का विस्तार प्रत्येक वाद के गुण दोष पर निर्भर कर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है तब क्षतिपूर्ति दी जाती है और ये गुण और दोष के आधार पर होता है। सर्टिफिकेशन, प्रतिकर के रूप में समाधान को उन मामलों में उचित माना गया है रहता है जहां राज्य को की प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त किया गया। ऐसे मामलों में प्रायः मूर्त क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती, इसलिए इस राज्य को ऐसा कोई कार्य करना होता है जिसे अन्य राज्य को संतुष्ट किया जा सके। ऐसे कार्य में क्षमा याचना, शासकीय खेद प्रकट करना, रिग्रेट तथा अवैध कार्य की अस्वीकृति सम्मिलित है। डिफेंस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य उत्तरदायित्व के बचाव के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा जो ड्राफ्ट प्रस्तुत है उसके आर्टिकल जो 1980 का है उससे कुछ आर्टिकलों में कुछ वर्णन किया गया है जो इस प्रकार, जैसे आर्टिकल 29 में राज्य उत्तरदायित्व के बचाव में आर्टिकल 29 कहता है सहमत द्वारा। आर्टिकल 30 अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कृत्य के प्रति जवाबदेही कार्रवाई। आर्टिकल 31 आकस्मिक या अप्रत्याशित घटना। आर्टिकल 30 चरम विपत्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। आर्टिकल 33 आवश्यकता का आधार। आर्टिकल 34 सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। आर्टिकल 35 क्षति के लिए प्रतिकर के विरुद्ध जो है आरक्षित अधिकार। यह जो है राज्य उत्तरदायित्व के बचाव हैं। ये डिफेंस ऑफ स्टेट ये लेता है, हर राज्य लेता है। थैंक यू।